मंड तक हम कर चुके थे। सभी को नमस्कार प्रणाम। एक बार फिर से हम अन्न स्वरूपीय अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें हमारा मांस वर्ग शेष था, जिसकी चर्चा आज करते हैं। तो इसमें भी 8 प्रकार की योनि के आधार पे किया हुआ है। जन्म कैसे होता है उनका, या 8 प्रकार की योनियों की चर्चा की गई है। 8 प्रकार की योनि के मांस आते हैं, तो एक एक करके हम चर्चा करते हैं। तो विस्किर, प्रतूद, विलेशय, प्रसह, जलचर, मत्स्य, मृग और महामृग, इस तरह से 8 योनियों का वर्णन हमारे आयुर्वेद में मिलता है। और एक ग्रुप बना लें हम, जैसे ग्रुप के आधार पे देखने चाहें तो इस चार्ट में देख सकते हैं। तो ये एक हमारा ग्रुप है। इस ग्रुप के आधार पे अपन 3 के ग्रुप बना लें, जैसे मृग है या विस्किर है और प्रतूद। ये तीनों कहाँ रहते हैं? जंगल देश में रहते हैं। जंगल देश मतलब जंगल के अंदर रहने वाले हैं, जंगल के अंदर विचरण करते हैं, राइट। इनमें कौन कौन आते हैं? मृग। ये विचरण करते हुए खाते हैं, है ना, हमेशा घूमते रहते हैं। और फिर जो मृग श्रेणी में है वो सारे आ जाते हैं, जैसे हिरण है, बकरी है, गाय, भेड़, बक, ये बाकी जो और भी चीजें हैं, जितने भी, वो घूमते घूमते खाते हैं। हमेशा एक जगह स्थिर नहीं रहते, ये लोग घूमते रहते हैं और खाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, खाते रहते हैं। तो विचरण करते हुए चरते हैं, ठीक। तो ऐसे मृग श्रेणी में आ जाते हैं। तो ये इसका जो मांस है इजी टू डाइजेस्ट है, ऐसा बताया गया है। तो तीनों वर्ग आ गए, है ना। और सेकंड नंबर का है विस्किर, जिनमें वो सारे आ जाते हैं जीव जो पैरों से बिखेर करके खाते हैं। और तीसरे वाले में चोंच से मार के खाते हैं। तो जैसा नाम है वैसा ही उनका काम है। जंगल का मतलब ऐसा ऐसा स्थान जहां बारिश कम होती है, ठीक है, बारिश कम होती है, ऐसी जगह जहां बताया गया है, ठीक। कई कई जगह पर बारिश कम होती है, ऐसा लिखा हुआ है। तो ऐसे स्थान जहां पर बारिश का बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में नहीं होती। इस टाइप का कुछ डेजर्ट, कुछ इस टाइप का रहता है। बहुत ज्यादा डेजर्ट भी नहीं, बहुत ज्यादा जंगल भी नहीं, ठीक है। तो बारिश कम होती है, मध्यम मध्यम जैसा। और जहाँ साधारण देश, यानी ऐसे जगह जहाँ तो बहुत ज्यादा बारिश होती है, ना ही बहुत ज्यादा, मतलब साधारण है। जंगल में थोड़ी सी बारिश नहीं होती, डेजर्ट टाइप का है, उससे ज्यादा यहाँ साधारण में बारिश होती है, ठीक है, ऐसा मान के चलिए। तो विलेशय यानी जो बिल में रहने वाले हैं, क्योंकि जहाँ पानी होगा तो वहाँ
बिल में भी रहेंगे, ये नदी के किनारे सांप, इस टाइप के जीव, अजगर, है ना। तो पानी है जभी तो वो अंदर बिल में जाके घुस जाते हैं, और पानी में भी रह जाते हैं ये लोग, कहीं भी रह जाते हैं। और प्रसह है वो जल्दी से खा जाने वाले, झटपट जल्दी से खा जाने वाले। तो ये साधारण देश में रहते हैं। और महामृग घास खाते हैं। जलचर हैं वो जल में रहते हैं। मत्स्य यानी मछली आती है। ये सब अनूप प्रदेश में रहते हैं, जहां पर बारिश है और ज्यादा, और जहाँ फॉरेस्ट है, जंगल, ठीक है, जहाँ पानी होगा वहां जंगल होगा ही, स्वाभाविक। तो ऐसी जगह जहाँ बारिश ज्यादा होती है, जहाँ फॉरेस्ट भी है, ऐसी जगह को क्या कहा जाता है? अनूप प्रदेश। ठीक है। तो उसमें महामृग मिल जाएंगे आपको, जलचर मिल जाएंगे, और मत्स्य मछली मिल जाएगी। तो इस तरह से इसका डिफाइन किया गया है। बकरी और भेड़ जो है, इनको क्या माना है? अनिश्चित योनि में माना है। ये जंगल और अनूप दोनों में पाए जाते हैं। डेजर्ट में भी मिल जाएगा, पहाड़ी इलाके में बकरियां खूब मिलती हैं, है ना। और भेड़ भी आपको डेजर्ट में देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि इनको ज्यादा पानी चाहिए नहीं होता। अनुप्रदेश यानी पानी में भी इनका, ये पानी में, बकरी को आप फेंक देंगे पानी में उठा के तो वो आराम से तैर के आ जाएगी। ये जीवन इनका अपने से तैर के आ जाती है खुद ब खुद। बकरी पानी में डूबती नहीं, भेड़ भी नहीं डूबती है, चाहे इन्होंने पहले भी कभी पानी देखा ही ना हो, पर ये आ जाते हैं, पता नहीं क्या कुछ है। और चटक का जो मांस है वो एक रिसर्च का टॉपिक है। ये अतिशय शुक्रवर्धक है, यानी जिसको स्पर्म कम कौन कम बताया है डॉक्टर ने, तो ऐसे व्यक्ति को यदि ये दिया जाए, इसकी मेडिसिन बनती है, जो लेते हैं, जहां पर जिन देशों में इसका प्रयोग होता है, करते हैं लोग। हम लोग शाकाहारी, इसलिए मेडिसिन पे भी आजकल कंपलसरी हो गया ना, शाकाहारी मेडिसिन और दोनों तरह का लिखना। तो जो जो मेडिसिन इस टाइप की होती हैं वो इस टाइप से बनती हैं। ठीक है। और जो शाकाहारी हैं वो फूल पत्ती और इनसे, कंदमूल से आ रही हैं। तो दोनों तरह की मेडिसिन है, दोनों तरह की व्यवस्थाएं हैं, जिसको जैसा उपलब्ध है। क्योंकि ये जो जानवरों वाली हैं वो थोड़ी सस्ती मिल जाती हैं, और जो कॉस्टली आएंगी वो आपको वनस्पति से आएंगी। वनस्पति वाली, उसको प्रोसेस करना कॉस्टली पड़ता है, और कॉस्ट भी उसकी ज्यादा ही होती है वनस्पति की। तो वनस्पति से जो मेडिसिन आएगी वो थोड़ी कॉस्ट में ज्यादा रहती है। अब जिनको सस्ती मेडिसिन चाहिए, जिनके कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो व्रत में भी खा लेंगे, नहीं होगा तब भी खा लेंगे, तो हर तरह के लोग हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये शुक्र काउंट कम है, यानी 40% से शुक्राणु कम होते हैं, तो ऐसे लोगों को चटक का मांस या चटक के मांस से बनी हुई औषधियां दी जाती हैं। प्रसह वर्ग यानी पुरातन अर्श, पुरानी पाइल्स हो गया। ग्रहणी रोग, ग्रहणी रोग को अपन आधुनिक से कोलाइटिस सेंट्राइसिस बोल सकते हैं। कोलाइटिस सेंट्राइटिस भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ग्रहणी रोग को। इन सब में पथ्य है ये। बकरे का मांस क्या है? अदोषज है।
ये त्रिदोष नाशक माना है इसको, इसलिए कुरान शरीफ में भी इनके वर्णन आते हैं। तो इसलिए ये बकरे का मांस जो है वहाँ ये लोग यूज करते हैं। तो कई मुस्लिम ग्रंथों में भी इसका वर्णन देखने को मिलता है। तो त्रिदोष है, वात पित्त कफ तीनों का नाश करता है, इसलिए त्रिदोष नाशक कहलाता है। इसलिए ये लोग बकरे का मांस ज्यादा प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपन वात पित्त कफ त्रिदोष नाशक है, ठीक है। अब अपन वेजिटेबल्स यानी शाक वर्ग में आ जाते हैं। इस वर्ग में समस्त शाकों का वर्णन तो किया है, पर मुख्यतः वर्णित जो है क्या है, जीवंती। अब ये जीवंती जो एक औषधि का नाम है, और सब्जी भी हम लोग इसका यूज करते हैं। और चक्षुष्या यानी आंखों के लिए अच्छी है। सर्वदोषक नहीं है, तो यानी सर्वश्रेष्ठ शाक माना है। इसका सब्जी आती है, और इसको हम प्रयोग में लाते हैं सब्जी के रूप में, शाक के रूप में। एक मिनट देखता हूँ, कहीं फोटो होगा तो दिखाता हूँ। ये जीवंती। तो दृष्टि के लिए हितकर है, अच्छी है, सर्वश्रेष्ठ है। तो नहीं, शाक, शाक उन्हें कहा जाता है जो पत्ती वाली सब्जियां होती हैं, जैसे पालक है, मेथी है, इस टाइप की जो बथुआ है, इसमें जीवंती सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, और ये हितकर है। दृष्टि के लिए, आंखों के लिए हितकर है, त्रिदोष नाशक है, और मधुर यानी इसका मीठा है, और शीतवीर है, मधुर रस वाली है और शीतवीर है। ठीक है, तो शीतवीर वाली चीज है ये। उसके बाद में आता नंबर विदारी कंद। विदारी कंद जो है, ये भी जीवनदायक औषधि है, और शीत वीर्य की है, और मधुर रस है इसका, और वीर्यवर्धक। इसको रसायन माना है, वजन बढ़ाएगा। ये भी ध्यान रखना है, जिसका वजन बढ़ा हुआ है, तो ये विदारी कंद क्या करेगा, वजन बढ़ा सकता है, वृहणी है। और रसायन है, वृक्ष्य है। वृक्ष्य जहां आ जाएगा ना, वहां समझ जाइए ये वजन बढ़ाने वाला है। ठीक है, तो जीवनदायक, वृहणी, रसायन, और वृक्ष्य है। ठीक, तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। वृक्ष्य में अभी अंग्रेजी के उससे भी देखा जाता है। सेक्स टॉनिक जो आते हैं वो सारे वृक्ष्य कहलाते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो उससे कॉरलेट करके इसको देखा जा सकता है। रसायन भी उसी श्रेणी की दवा का गुण है, मतलब वो उसी उसी गुण की दवा है। और भी काम करती है, यानी शुक्र धातु को मजबूत कर रही है, और भी धातुओं को ठीक कर रही है, लेकिन ये वो खासकर बाजार में आजकल इसी के लिए यूज की जा रही है। राइट। कुष्मांड, ये बल्ली फलों में सर्वश्रेष्ठ है ना।
एक सरसों का भी बताया गया, ये त्रिदोष कर है, ये त्रिदोष को बढ़ा देगा, तो आपको ध्यान रखना होगा, त्रिदोष कर है। इसको हीन माना है, सरसों का साग जो खाते हैं ना, ये खाने में तो टेस्टी है, लेकिन इसको हीन माना है आयुर्वेद में। क्यों माना है? क्योंकि ये वातकारी है, वात को बढ़ा सकता है। त्रिदोष कर है, वात पित्त कफ तीनों के अंदर, तीनों का प्रकोप पैदा कर सकता है। इसलिए सरसों में अक्सर कर घी का जबरदस्त वो लगाया जाता है, फिर जाके उसको पकाया जाता है। तेल में पकाया हुआ बहुत नुकसानदार करता है, इसलिए इसको पंजाब में अच्छे से घी के अंदर पका के खाया जाता है। उसके बाद में आता है नंबर मुंजा तक। मुंजा तक यानी अतिशय शुक्रवर्धक है। ये तो खासकर ये मुंजा तक जो मेडिसिन है वो है ही शुक्रवर्धन के लिए, अतिशय शुक्रवर्धक, यानी शुक्र धातु का वर्धन करेगी। शुक्र धातु का वर्धन से बहुत सारे फायदे हैं, मतलब स्पर्म काउंट तो बढ़ा ही रहा है, आपको जो खुशी मिलती है उसके जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे आजकल डोपामाइन वगैरह बोलते हैं, उनको भी ये बढ़ाता है, उन हार्मोन्स को भी वृद्धि कर देता है। तो यानी खुशी, एक आदमी जो डल डल बैठा है उसका भी खुशी का भी संबंध शुक्र धातु से है। तो शुक्र धातु जितनी बली होगी, अ, उतना ही खुश मिजाज व्यक्ति आपको दिखेगा, है ना। वो डल नहीं बैठा रहेगा, चुपचाप जो बैठे रहते हैं ना एकदम से। तो शुक्र धातु अच्छी है, इसका मतलब वो मस्त है, खुश मिजाज आदमी भी देख सकते हैं इसको शुक्र धातु से कोरिलेट करके। उसके बाद में आता है केपला। अतिशय कफ नाशक है। तो जिनका कफ की बीमारी है या कफ बढ़ा हुआ है या मोटापा है, ऐसे लोगों को केपला जैसी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मुंजातक के बारे में भी मैं आपको बता चुका नहीं। हाँ, मुंजातक अतिशय ये शुक्रवर्धक है। और केपला क्या है? अतिशय कफवर्धक, यानी मोटा, जो पतले लोग हैं उनको देंगे तो ये मोटे हो जाएंगे, उनके लिए ठीक है। कुष्मांडू का मैं चर्चा कर चुका है। एक अड़ूसा। अड़ूसा का मतलब ये वमन कास रक्त पित्त में श्रेष्ठ है। सर ये अड़ूसा क्या होता है? अड़ूसा एक है, औषधि का नाम है। ये कुष्मांड जो है ना, ये अच्छा फल यूरिन प्रॉब्लम को ठीक करता है। वस्ती की शुद्धिकरण है, यानी जिनका पेशाब रुक करके आता है उनको ठीक है। ये कूष्मांड पेठा हुआ है या वो कद्दू? कुष्मांड, हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी मैं वन बाय वन रिपीट कर रहा हूँ सब। जैसे थूक से खून आता है, ट्यूबरक्लोसिस वाले व्यक्तियों के लिए, उसके लिए वासावले लेना पड़ता है। और या अड़ूसा
अड़ूसा से वासावले बनता है। बाजार में क्या मिलता है? वासावले के नाम से बाजार में औषधि जो आती है ना, अड़ूसा। अड़ूसा यानी वमन का रक्त पित्त में श्रेष्ठ है। तो इस तरह की सभी बीमारियों में, जैसे टीबी है जिसको हम बोल सकते हैं, इस तरह की वासावले के नाम से बाजार में इस अड़ूसा से बनी हुई दवाइयां आपको मिल जाएंगी। सरसों जो है ना, पित्त वालों के लिए कॉन्ट्रेइंडिकेशन के रूप में हो सकता है, तो ये इसलिए हीनतम शाक बताया गया है। उनको दिक्कत कर सकता है, सभी दोषों को कुपित करने वाला है। और जमीकंद, जमीकंद जो हम आजकल वो जमीन में जो उगता है, जमीकंद, तो ये दीपन है, यानी दीपन है, कफग्न है, कफ को बढ़ाएगा, और दीपग्न है, भूख को बढ़ाएगा, कफ को भी बढ़ाएगा। दीपन है यानी भूख को बढ़ाएगा, कफ को भी बढ़ाएगा, और अर्श रोगों में विशेषकर लाभकारी है। अर्श रोग जो होते हैं ना, उनमें ये विशेषकर लाभकारी परिणाम देता है। अर्श रोग का मतलब आपको मैं बता ही चुका हूं, पालिश। भूकंद कुकुरमुत्ता अति दोषक माना है। कालमूली दोष हर है। अव्यक्त रस है, जिसको अपन व्यक्त नहीं कर सकते, लघु है, पचने में हल्की है। और पकी हुई मूली रस विपाक से कटु है। और कच्ची मूली दोषकारक है, अभिसंधि है। कच्ची मूली में एक क्रम दिया हुआ है: पत्र, पुष्प, फल, नाल और कंद। यदि गुरुता की तरफ बढ़ना है तो पत्र यानी पत्ते, ये थोड़े हल्के, उससे भारी पुष्प, उससे भारी उसका फल, उससे भारी उसका नाल, उसके भारी कंद। ठीक है, इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। गुरुता की तरफ जाए तो कंद सबसे गुरुता में भारी है, पचने में भारी हो जाएगा। और पत्र यानी पत्ते सबसे हल्के हैं, यानी हल्का भारी 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 ऐसे। ठीक है, तो गुरुता के दृष्टिकोण से इस तरह से इसका कैलकुलेशन देखा जाएगा। अब ये चीजें हैं जिनको वजन कम करना है, वजन कम करना है, वो पत्तों की तरफ जा सकते हैं, और कंद की तरफ जाते जाएंगे जैसे जैसे ये वजन बढ़ाता जाएगा। ठीक है, कम करना है उनको वजन, वो पत्र। तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं इसका, किसी भी फल या सब्जी का पत्ता यदि इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपको वजन कम करने में मदद करेगा। पुष्प इस्तेमाल करेंगे तो ये थोड़ा कम करेगा, और मतलब ये अब ये बढ़ने की तरफ, वजन बढ़ाने की तरफ, यानी वजन घटाने में पत्ते, फिर पुष्प,
ये बढ़ाने की तरफ जाएगा। जितना गुरुता की तरफ जाएंगे ना, जितना भारी है, इस चार्ट को आपको इस तरह से समझना है कि पत्ते की तरफ जाएंगे तो हल्का हो जाएगा वजन को कम करने के लिए, और कंद की तरफ जाना है तो गुरुता रहेगी, पचने में भारी, लेकिन वजन बढ़ाने में भी आगे है। ठीक है, वजन बढ़ाना है तो इस तरफ जाओ, राइट साइड में। ये रहा वो वाला चार्ट। तो जैसे जैसे उधर की तरफ जाएंगे ना तो गुरुता बढ़ाने वाला, और घटाना है तो वजन पत्ते की तरफ जाना पड़ेगा। ऐसे इसको समझना है। अब अपन देखते हैं फल वर्ग के बारे में, है ना। द्राक्षा, ग्रेप्स सर्वश्रेष्ठ है। अंगूर आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, नेत्र के लिए बहुत बढ़िया है। वृक्ष यानी सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए बहुत बढ़िया है। और वात पित्त रक्त नाशक है, यानी ऐसी बीमारियों के लिए नाश करता है। एक और चीज है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोल देंगे इसको। इसका जो शब्द आ रहा है कोष्ठगत। कोष्ठ क्या है? हमारी आंतें। इसको अपन कोष्ठ शब्द का संबोधन है। अब इंग्लिश में इसका कोरिलेशन करें तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट, पेरिस चार्ल्सिस मूवमेंट। ठीक है। तो जो आंतों में सरकने का जो गुण है वो इसमें अच्छा है, उस वायु को बढ़ाता है। यानी वात बढ़ा रहा है तो कौन सी वाली बात बढ़ा रहा है? आंतों की गति को बढ़ा रहा है। तो हो सकता है किसी लोगों को गैस के साथ में लूज मोशन हो सकते हैं ज्यादा खाने में। अंगूर को यदि ज्यादा खाया तो क्या करेगा? गैस के साथ में धक्का मार के जो भी है बाहर निकालने का प्रयास करेगा, तो वायु को बढ़ा देता है इसलिए। ठीक है, कोष्ठगत वायु को बढ़ा देगा। इसको ऐसे समझना है। या ये समझे दूसरे शब्दों में कि पेट साफ नहीं हो रहा है तो अंगूर खा लो, पेट साफ हो जाएगा। राइट? आसान तरीका। जिसका पेट साफ नहीं होता, खाने के बीच बीच में अंगूर खाते रहो, पेट साफ होता रहेगा। खाने से पहले खा लो और अच्छा है, पेट साफ हो जाए। लकुच यानी बड़हल, ये हीनतम फल है, त्रिदोष कारक है, ये इसलिए इसको खाना नहीं। बिलावा, मज्जा, यानी अतिशय है, कफ नाशक है। कफ उससे और कम हो जाएगा। एक जामुन, जामुन है ग्राही और अतिशय है, वात कारक है। तो ये क्या करेगा? कफ को हटाएगा, जब वात को बढ़ाएगा। तो वात को बढ़ाएगा तो पतले लोगों को खाना चाहिए क्या? नहीं। अब आप कहोगे डायबिटीज वालों को तो देते हैं, बोले हाँ देते हैं। तो डायबिटीज वात का नहीं है, कफ का रोग है। कफ का रोग है तो उसको हटा रहे हैं हम।
हटा रहे हैं तो वात की वृद्धि कर रहे हैं, कफ को घटा रहे हैं। तो घटा रहे हैं इसीलिए तो वो उसको ठीक कर रहा है, उसमें लाभकारी है। तो उसकी जो गुठली है उसको अपन चूर्ण बनाकर देते हैं, तो इसमें लाभकारी है डायबिटीज में। अब ये क्लेद कम करता है। डायबिटीज में क्या क्लेद बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, उस क्लेद को ये कम कर देता है। और ज्यादा लेंगे तो वातकारी है, इसलिए ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है। अच्छा, त्रिदोष कारक है, सॉरी, जामुन, हाँ, अतिशय वात कारक है। अब इसके बाद ले लेते हैं कपित्थ। कंठग्न यानी ये आपके गले की समस्या को बढ़ा सकता है। दोषल, इन्फेक्शन है, विष है, उसका तो नाश करेगा, है ना। वायरल इन्फेक्शन में ये आपके लाभकारी तो है, लेकिन दोषल भी है, यानी गले की जो बीमारी है उसमें तो नुकसान करेगा। दोषल है, दोषल यानी वात पित्त कफ को तीनों को बढ़ाएगा भी, लेकिन विष नाशिक भी है, ये विष को निकालता भी है, विष का नाश भी करता है। तो कुछ मात्रा में कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ है तो दे सकते हैं इसको हम, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन में ले सकते हैं। सर ये कच्चा कपित्थ क्या है? बेल है जी, कपित्थ? कपित्त फल का नाम है, एक फल है, रेयर होता है, मेडिसिन मेडिसिन में ज्यादातर यूज होता है। कपित्त फल है, वो नेट पे डालेंगे तो आ जाएगा, है ना, कपित्त। कच्चा बेल क्या कर रहा है? कच्चा बेल दीपन कर रहा है और वात कफ नाशक है। तो वात की बीमारी और कफ की बीमारियों को, दोनों को नाश कर रहा है। और दीपन यानी भूख को बढ़ा रहा है। और पका हुआ बेल, कच्चा बेल ज्यादा अच्छा है। ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में इसकी एक दवा मिलती है बनाई हुई, बिल्वा अवलेह, बिल्वा वलेह, है ना, क्या बोलते हैं उसको, बिल्वा वलेह, या सीधे आसान भाषा में बोलो तो बिल्व अवलेह। चटनी जैसा आता है, चाटना है उसको बस। तो ये क्या कर रहा है, कोलाइटिस की प्रॉब्लम उसको लिए बहुत फायदे की चीज है। और पका हुआ बेल जो है दुर्जर है और दोषल भी है, वर यानी वात पित्त कफ तीनों को ये खराब कर देता है, इसलिए पका हुआ बेल नहीं लेना चाहिए। कच्चा बेल श्रेष्ठ है। ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, कम कर सकते हैं, ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वात पित्त कफ तीनों को खराब कर सकता है। अनार हृदय के लिए लाभकारी है, हार्ट के लिए बहुत बढ़िया है। और रूक्ष शाक वर्जित है। अनार के लिए तो बहुत बढ़िया है, एक तो ब्लड को बढ़ाता है ना। रूक्ष शाक वर्जित है, सिवाय मूली के। रूक्ष यानी सीधे पत्ते
आप यदि खाते हैं तो वो वर्जित बताए गए हैं। उनको आयुर्वेद के तरीके से हाफ बॉईल करना है और उसको दबा के उनका जो रस है उनको निकाल देना है, फिर उसके बाद में घी में अच्छे से पका के फ्राई करके खाना, ऐसा बताया गया। ठीक। और हम लोग अपने तरीके से बना लेते हैं, सबका अपना अपना तरीका है। सिवाय मूली के पत्तों के हम बाकी सब वर्जित बताया। रूक्ष है, रूक्ष है, ड्राइनेस लाता है बॉडी में, यानी पतले, मोटापा है तो उसको वजन कम कर देगा, पतले आदमी को ठीक नहीं है। लेकिन एक बात है, कोलेस्ट्रॉल को कम करना है तो यही काम करेगा। हाँ, कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, ट्राइग्लिसराइड को कम करना है तो यही काम करेगा। ये पत्ते की सब्जियां जितनी खाएंगे, 3 से 5 दिन में पूरा बॉडी में जो ब्लॉकेज होता है, चाहे कोई कह रहा है डॉक्टर 90% ब्लॉक हो गया है, 95% ब्लॉक हो गया है, अब खड़े होते हैं चलते हैं तो दर्द होता है, चेस्ट पेन होता है, कुछ नहीं, पत्ते वाले सब्जियों का जूस और रस और वही खाना चालू कर दो। 3 दिन में सब मेडिकल, सुबह से लेके 50-50 ml बार बार दोगे, शाम तक तो आराम से खड़ा होके बंदा चलने लग जाएगा। इतना तेज काम करता है ये। लेकिन इसके काम करने की तरीके आपको लगाने पड़ेंगे, खाना बंद करना पड़ेगा बिल्कुल, केवल यही इसी पर डाल करके तुरंत प्रभाव से असर दिखता है। हमने कई प्रयोग किए हैं। एक सीए साहब थे, चार्टेड अकाउंटेंट, उनके ऊपर ये प्रयोग किया। ऐसे कई पेशेंट पे अलग अलग प्रयोग किया। 2 मिनट जो आदमी बेड से हिले तो दर्द होता था, सांस नहीं आती थी, एक ही करवट में, करवट बदले तो भी दर्द होता था, इतना पेन होता। ऐसी कंडीशन में भी वो, हमने यही किया, 50-50 ml 1-1 घंटे में पिलाते रहे, सुबह से शाम तक में ही। वो तो खड़े होके बैठ गए, दूसरे तीसरे दिन तो चलने फिरने लग गए, अपने आप टॉयलेट जाने लगे थे, बाकी तो बेड पे होता था सब दर्द के मारे। तो इस तरह से हम चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, ये दवा का भी काम ले सकते हैं। बस थोड़ा सा हमें क्या है कि इसके ऊपर रिसर्च, या हमको इस विषय पे सोचना पड़ेगा कि कैसे, कोई चीज जहर तो है लेकिन जहर को कैसे काम में लें, बस यही बात है। तो जो अब हम आते हैं औषध वर्ग पे। और फलों में ये था, कच्चे फल वर्जित हैं, पके हुए ही खाने चाहिए, कोई भी कच्चा फल नहीं खाना चाहिए, वर्जित है आयुर्वेद के अनुसार, सिवाय बिल्व के। जो बेल का है वो कच्चा ही खाना है, बाकी सब खराब कर देंगे। औषध वर्ग में अपन देखते हैं, तो इस वर्ग में लवण, क्षार, हींग, त्रिफला, त्रिजातक, चतुर्जातक, त्रिकट, त्रिकटु, पंचकोल, षडषण, षडूषण, पंच पंचमूल का वर्णन है। लेकिन इसमें ध्यान रखना पड़ेगा इन चीजों को लेने से पहले, जिसको हाइपर टेंशन है, क्योंकि लवण है ना इसमें, नमक, ये हाइपर टेंशन है, सूजन है, या एडिमा टाइप का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो ऐसे आदमी को इनमें से कुछ भी प्रयोग नहीं करना। ठीक है। जिसमें बॉडी में क्लेश ज्यादा है, डायबिटिक पेशेंट, उनके लिए भी
उनके क्लेद बढ़ा रहता है डायबिटिक पेशेंट के लिए, तो उनके लिए ये ठीक नहीं है। वो कंडीशन देखनी पड़ेगी, फिर उसके बाद में इनमें से कुछ प्रयोग कर सकते हैं। लवण का इस्तेमाल ऐसे केसेस में ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो विषंदी है, सूक्ष्म है, शिष्ट मल, वातग्न, कफ पित्त कारक है। तो ये एसिडिटी बढ़ा सकता है, ठीक है, तो पित्त बढ़ सकता है इससे। कफ भी बढ़ा सकता है, यानी मोटापा भी बढ़ा सकता है, वजन बढ़ा सकता है, वाटर रिटेंशन कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है। ये ऐसा कुछ चल रहा है तो नहीं करना चाहिए इनका प्रयोग। और सेंधा व सर्वरचुल, अगर दो पूछे जाएं नमक, ये जो त्रिलवण की बात करते हैं, तो 5 तरह के नमक हैं। नमक के बारे में मैं आपको और इनके पांचों के गुण और वो अलग से एक पीडीएफ है, वो दे दूंगा। आप नहीं तो मुझे याद दिलाना, भूल गया तो। और ये 3 तरह के नमक और हैं, ठीक है, ये 3। अब क्षार, आयुर्वेद में क्षार सूत्र नाम की एक ट्रीटमेंट होती है। ये भगंदर व्याधि के लिए, पिस्टूला के लिए होता है ट्रीटमेंट, ठीक है। अब क्षार कर्म विदाउट नाइफ, यानी बिना चाकू के क्षार कर्म करने, एक तरह का ऑपरेशन माने, ये सुश्रुत संहिता में वर्णित है। तो तीक्ष्ण उष्ण छेद्य इस टाइप के होते हैं, जितने भी क्षार होते हैं परम तीक्ष्ण होते हैं, उष्ण, छेद्य। छेद्य को क्या बोलेंगे? केमिकल कॉटरी। अहृदय, तो ऐसी चीजें हार्ट के लिए अच्छी नहीं होती, ठीक है। विदारण, कटु, हार्ट के लिए इसलिए अच्छा नहीं होता है कि इसमें ये कटु रस ज्यादा होता है, ये डिजनरेशन ज्यादा ही करता है, ठीक है। बॉडी में कहीं भी डिजनरेशन करना है तो कटु रस जल्दी से डिजनरेशन कर लेता है। लवण रस युक्त केश, शुक्र, ओज व नेत्र के लिए अपथ्य है। ये किसके लिए नुकसान कर सकता है? बालों के लिए, बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़ने में शुरू हो सकते हैं। शुक्र धातु के लिए नुकसान कर सकता है। ओज के लिए, और नेत्र आंखों के लिए नुकसानदायी है, ऐसा मान के चलिए। क्षार जितने भी होते हैं ना, वो सब के सब ऐसे, किसी को प्रॉब्लम चल रही है इन चीजों की, तो उस व्यक्ति को क्षार से बहुत ज्यादा दूरी बना लेनी चाहिए। बाल झड़ने लगते हैं, बाल पक जाते हैं जल्दी से, है ना, ग्रे कलर हो जाता है, सफेदी आना, ये दिक्कत आ सकती है। शुक्र के लिए भी अच्छा नहीं है। सीमन कम है किसी का तो ऑलरेडी कम हो जाएगा, और क्षार ज्यादा लेगा तो शुक्राणु भी डेड हो जाएंगे। ओज इम्यूनिटी को डाउन कर सकता है, नेत्र के लिए आपत्तिकारक। केवल इसमें से सुरक्षित है तो वो यवक्षार है, जिसको लिया जा सकता है, और यवक्षार भूमि के ट्रीटमेंट में भी काम होता है। अभी हम गए थे यहाँ मेहंदीपुर बालाजी के पास में, वहां पे किसान लोग यवक्षार बना करके यूज करते हैं। ये पेट के कृमि के लिए भी फायदा करता है। पेट में कोई कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, वर्म्स, उनके लिए बहुत फायदा है ये चीजें, यवक्षार। जमीन के अंदर पेड़ पौधों में जो कीड़े लगते हैं उसके ऊपर भी छिड़का जा सकता है, उसको बहुत जगह काम में लिया सकता है।
केमिकल के बजाय ये चीजें ज्यादा डालना अच्छा है। हर्ड, वह स्थापनी कहा है और परम कहा है। हर्ड को क्या कहा है? जिनको कफ डोमिनेशन प्रकृति है, डोमिनेंट प्रकृति है, उनके लिए हिरडा अच्छा है। हरडे जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो कफ डोमिनेंट प्रकृति वालों के लिए अपनी प्रकृति देख लो, उनके लिए हरडा अच्छा है। और जिनकी वात और पित्त प्रकृति है, उनके लिए आंवला अच्छा है। आंवला रसायन है उनके लिए। मेद के रोगों के लिए, कफ के रोगों के लिए, और हिरडा एक टॉनिक का काम कर सकता है। जिनको डीजनरेशन और एजिंग प्रोसेस ज्यादा हो रहा है, उनको हिरडा नहीं लेना है। हर डे कम लेना है, कम मात्रा में। डीजनरेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। डीजनरेशन नहीं लेना, डीजनरेशन डीजनरेशन को बढ़ाता है, हर डे नहीं लेना। और ऐसे लोगों को सिर्फ आंवला लेना है। जैसे जो वृद्ध व्यक्ति हैं, उनके लिए श्रेष्ठ सबसे अच्छा आंवला है। बच्चों के लिए सबसे अच्छा आंवला है, ठीक। तो बच्चों को 14 साल तक क्या देना? केवल आंवला। त्रिफला में देना है तो कुछ आंवला, ठीक है। तो ये वय स्थापनी करता है, यानी लुकिंग लाइक यंग, एज को स्टेबल कर देता है। हार्ड है। अब रस में देखा जाए तो इसका कषाय रस प्रदान है, और त्वचा को छोड़कर शेष सभी रस, लवण को छोड़कर, हाँ सॉरी, लवण को छोड़ करके, यानी लवण जो रस है उसको छोड़ दें, इसमें सभी रस पाए जाते हैं, ठीक है। तो 5 रस होते हैं इसमें। उष्ण है, दोष नाशक, कफवात नाशक। वीर्य इसका उष्ण है, गर्म है, दोष नाशक है, मैंने आपको बता दिया। ये भी पंचरस, लवण को छोड़ करके हेडा, इसमें भी पंचरस है। और आंवला भी पंचरस युक्त है। तो ये सब क्या है? पंचरस है। हेडा का वीर्य उष्ण है, ठीक है। तो आंवला का वीर्य शीत है। ये कफ पित्त नाशक है और दोष नाशक। त्रिफला, ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है। त्रिफला बेस्ट लेक्सेटिव हो सकता है, बेस्ट रसायन हो सकता है, ठीक है। व्याधि प्रतिघात क्षमता बढ़ाता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, ठीक। पित्त की उष्णता अच्छी कर देगा, और स्किन डिजीज का नाश कर देगा। इसलिए त्रिदोष नाशक कहा गया है। यदि स्किन डिजीज चल रही किसी को, तो त्रिफला घनवटी आती है बाजार में, उसका रात को सोते समय 2 गोली या शाम को 2 गोली का प्रयोग करने से फायदा मिलता है। ये इसमें सुगंधित द्रव्य होते हैं, वातानुकूल
वातानुलोमक का काम करते हैं। त्वक का मतलब दालचीनी, ठीक है। त्रिजातक, दालचीनी सब ये दालचीनी भी सुगंधी है, तेज पत्ता भी सुगंधी है, ठीक है। तो त्रिजातक के अंदर सभी सुगंधी द्रव्य हैं। त्वक, दालचीनी, त्वक कहा जाता है दालचीनी को। पत्र, तेज पत्ता, एला। एला का मतलब वेलडोला कार्डामम, ऐसा कुछ नाम है इसका अंग्रेजी का। चतुर्जातक में त्वक, पत्रेला, पत्राएला, नागकेशर, ये दोनों दीपन, तीक्ष्ण, उष्ण गुण वाले होते हैं, ठीक है। एपिटाइजर हैं ये त्रिजातक और चतुर्जातक। ये अग्नि को बढ़ाएंगे, भूख को बढ़ाएंगे शरीर में। गर्म है तासीर में। मरीच, मरीच का रस विपाक, कटु है, और दोष नाशक है। सर और स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। कफ दोष नाशक। अच्छा अच्छा, मैंने इसको आगे नहीं बढ़ाया, ठीक। ठीक है, आ रहा है अब? जी सर। शुंठी मतलब सौंठ होता है, ठीक है। ये वर्धमान मरीच रसायन करके आता है, जो अभी इस टाइप के पेशेंट होते हैं, रेसिपी बना के देते हैं जिनको अ, कफ बड़ा रहता है ना, जिनको अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं, उनको रेनी सीजन से पहले बहुत तकलीफ, ये दवाई दी जाती है जिससे उनका कफ बाहर आ जाए। तो ये बहुत पफ अप लेना पड़ता है, उसमें आराम मिल जाता है। तो वर्धमान मरीच रसायन के नाम से बाजार में मिलती है औषधि, ये उनको दी जाती है। जिनके शरीर में कफ ज्यादा है उनके लिए मरीच है, और जिनके वात और दो तरह की मेडिसिन होती हैं, और दो तरह के वैसे बना भी सकते हैं अपन चाहे तो। पिप्पली रसायन भी मिलता है, वर्धमान अ, मरीच रसायन भी मिलता है, अर्धवर्धमान पित्त रसायन भी मिलता है। आर्द्र आर्द्र पिपली जो है, ये आर्द्र गुण की है, और ये कफ कारक है। पिप्पली क्या है? कफ कारक है।
शीत ठंडी, स्निग्ध चिकनी है, मधुर है, गुरु पचने में भारी होती है पिपली। शुष्क पिपली। आर्द्र पिपली के प्रकार हैं ये, आपको जानकारी दे दूं। आर्द्र पिपली, आर्द्र पिपली होती है वो जो कफ कारक होती है, और शुष्क यानी सूखी हुई पिपली होती है वो कफ नाशक होती है। उष्ण गर्म है तासीर में, स्निग्ध चिकनी है, कटु लघु पचने में आसान है। ठीक है। और पिपली, ये रस कटु है इसका। तो ये दोनों का फर्क ये है पिपली में, एक तो शुष्क पिपली, सूखी हुई पिपली वो कफनाशक होगी, और आर्द्र पिपली जिसमें थोड़ा सा नमी रहेगी। आर्द्र का मतलब नमी, आर्द्र नमी वाली यानी गीली जिसको बोलते हैं पिपली, वो कफ कारक है, वो कफ बढ़ाएगी क्योंकि गीलापन उसका हटाने से कफ नाशक हो जाती है। अर्ध पिपली शीत गुण की है, आर्द्र और शुष्क उष्ण गुण की है। इन दोनों के अपोजिट गुण है। देखिए काली, खाली वो उसमें शुष्कता आ गई, सूखापन आ गया, इतने से में उसका रूप बदल गया, उसका गुण बदल गया। कहाँ शीत थी वो, और गुणी हो गई, गर्मी हो गई, उष्ण हो गई। और पिप्पली जो साधारण बाजार में मिलती है, रस कटु है इसका, विपाक इसका मधुर है, रसायन विधि बिना प्रयोग वर्जित है। शुंठी, शुंठी का मतलब वो सौंठ जिसको बोलते हैं। रस इसका क्या है, कटु है, विपाक मधुर है, मीठा है, और लघु पचने में आसान है, स्निग्ध है, चिकनापन है, दीपन भूख को बढ़ाती है, वृश्य हृदय, वृश्य यानी शुक्र दोष को मतलब शुक्र धातु को बढ़ाएगी, नरिशमेंट करती है बॉडी का, हृदय हार्ट के लिए बहुत बढ़िया शानदार। किसी को हार्ट अटैक आ गया है तो बिल्कुल उसको सीधा पहले पाले ये अदरक का रस 1 से 2 चम्मच पिला दिया तो उसको रिलीफ मिल जाएगा। या एक अदरक चबाने को बोली है, 1 से 2 इंच की, तुरंत चबाएं और उसको रिलीफ मिलने लग जाएगा। पहला काम ओपनिंग बैट्समैन का तो हो ही जाएगा, बाकी का आगे का काम डॉक्टर करेंगे। तो वात कफ नाशक है, ग्राही है। तो इस तरह से ये हमारे गुण हैं इसके सबके। तो जो मेडिसिन जो थी उनकी मैंने चर्चा कर दी। हाँ, अदरक जो है ना, ओबेसिटी के लिए भी अच्छी है। मोटापा है, कहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो भी फायदेमंद है। जर्मनी में अक्सर कर अदरक के पानी को उबाल करके वो लोग पीते हैं मोटापा घटाने के लिए। ये बहुत बढ़िया है, वो लोग प्रयोग करते हैं मोटापा घटाने के लिए, अक्सर कर ये अदरक का पानी पीते हैं।
तो ये स्थूलता को हटाएगी और श्वास की बीमारी, काश खांसी तो दूर करती है। स्लीपद, पीनस रोग, जब वे पिपली मूल, ये रस इसका विपाक में ये कटु है और कफग्न है। ठीक है, कटु रस है तो कफग्न है। चित्रक, चित्रक को ये एडिमा को बढ़ा सकता है, अतिरूप कहा जाता है। शोफ, हार्श, ड्राई, ड्राई पाइल्स जो होती है उसमें ये काम आ जाएगा। चित्रक को क्या है, अग्निरूप कहा जाता है। अक्सर कर इसका प्रयोग डॉक्टर लोग करते नहीं, बहुत कम करते हैं। हालांकि ये चित्रक का बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है आजकल। जनरली कम मात्रा में किया जाता है, ज्यादा मात्रा में नहीं किया जाता है, क्योंकि अग्नि खुद ही अपने आप में अग्नि है। ठीक है, तो ये अग्नि को बढ़ाएगा इस शरीर। शोप ईडिमा को कम करेगा और अर्श पाइल्स को कम करेगा। कुष्ठ कृमि नाशक है। तो सब प्रकार के स्किन डिजीजेस और कृमि नाशक, एंटीबैक्टीरियल एक्शन है। ठीक है। पंचकोल, चंद पंचकोल में पिपली, पिपली मूल, चव्य चित्रक, शुंठी और शदूषण, पंचकोल और मरीच, इनको जोड़ दिया जाए। इन सब ये शदूषण, पंचकोल और मरीच जोड़ दो तो शदूषण हो जाएगा। यानी 6 कटुरस वाले पदार्थ आ गए इसमें। क्या क्या, पंचकोल तो था ही, ये कटुरस वाला ही है, लेकिन मरीच इसमें जोड़ने से क्या होगा, ये षड हो गया, 6 हो गए। ठीक। बेस्ट एपेटाइजर बोलते हैं किसको, पंचकोल को। दीपनम परम भी कहा जाता है। बेस्ट एपेटाइजर, भूख बढ़ा देगी। ठीक है। जॉइंडिस, ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर जैसी दवाइयों में ये दिया जा सकता है। बृहत पंचमूल, लघु पंचमूल, मध्यम पंचमूल, जीवन पंचमूल, तृण पंचमूल को संयुक्त रूप से पंच पंचमूल भी कहा जाता है। ये औषधियों की जानकारी है यहाँ पर। तो बृहत पंचमूल, इसमें कौन से आ जाएंगे, बिल्व, गंभारी, पाटल, पाटला, उटनी, शोनाक। और लघु पंचमूल में छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, शाल पर्णी, प्रश्न पर्णी और गोक्षुर। अब इन सबको, ये जो 5 है ना, 5, इन दोनों को मिला दो तो ये दशमूल हो गया। तो जो दशमूल क्वाथ मिलता है ना, दशमूल, दशमूलारिष्ट, उसका यही सारी चीजें उसमें डलती हैं। तो ये लघु पंचमूल और बृहत्त पंचमूल, इन दोनों को मिलाकर ही दशमूल बनता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको सारा खेल। इन दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, दशमूल। आई इसको सीधा लिया तो और पकाया तो क्वाथ, काढ़ा बनाया तो क्वाथ कहलाएगा। और इसको यदि औषध के रूप में दशमूलारिष्ट अरिष्ट बनाया तो फिर दशमूलारिष्ट कहला जाएगा। तो दशमूलारिष्ट के असर देगा, लंबे समय तक काम में ले सकते हैं। और रस क्या है इसका, कषाय तिक्त है। संधिवात के पेशेंट के लिए बहुत फायदेमंद चीजें हैं, यानी जोड़ों के दर्द के लिए, पेन वालों के लिए बढ़िया है, क्योंकि ये सफाई कर रहा है, गंदगी को साफ कर रहा है। महिलाओं के लिए भी सफाई, यानी कफ, आम बात की जो दुश्मनी हो जाती है वो खतरनाक, आपके पैरों से
जूड़ों से, तो उसको भी ये ठीक कर देता है। तो बृहत्त पंचम का रस जो है कषाय तिक्त है, और रस विपाक मधुर है। और वीर्य क्या है, उष्ण है, गर्म है। और वीर्य अनुशील, ये लघु पंचमूल का रस जो है, और विपाक दोनों ही मधुर है। और इसका रस कषाय तिक्त है। वीर्य उष्ण हो गया, और वीर्य लघु पंचमूल का क्या हुआ, अनुष्णशील। अनुष्णशील यानी गर्म तो है लेकिन ठंडे की तरफ जाता हुआ, ठीक है। अनुष्ण शीत। दोष देखें तो कफवात नाशक है बृहत्त पंचमूल, और लघु पंचमूल क्या है, दोष कौन सा हर रहा है, सर्व दोषणित। ये सारे प्रकार के दोषों का नाश करता है, इसीलिए इसको दशमूल में दिया जाता है। इसलिए डॉक्टर कोई भी दवाई दे रहे हैं तब भी साथ में दशमूल जरूर दे देते हैं कई बार, क्योंकि सारे दोषों में ये काम करता है। अब आगे का देखते हैं हम। मध्यम पंचमूल, जीवन पंचमूल, और तृण पंचमूल। तो बला, पुनर्नवा, एरंड, और मार्शपर्णी और मुद्रपर्णी, ये इसमें आ जाएगा मध्यम पंचमूल में। और जीवन पंचमूल में शतावरी। शतावरी बहुत ये रसायन भी है, और बहुत शानदार दवा है। वात पित्त प्रधान जो लोग हैं उनके लिए बेस्ट टॉनिक का काम करता है शतावरी। वात पित्त प्रधान, जिनका डोमिनेंट है, वात और पित्त प्रधान है, उनके लिए शतावरी बहुत अच्छा टॉनिक का काम करता है। काकोली, जीवंती, जीवक, और ऋषभक। और तृण पंचमूल में दर्भ, ईख, कास, शर, और शाली। ये जो तृण पंचमूल है ना, इसका यूरिन इन्फेक्शन में ज्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यूटीआई टाइप की जो बीमारियां होती हैं उनमें ये काम अच्छा करता है। तो ये वात पित्तनाशक है, जीवन पंचमूल। इसका पूरा मैंने चार्ट दे दिया। वृश्य है, और चक्षुष्य है, आंखों के लिए भी अच्छा है जीवन पंचमूल, नाम ही इसका जीवन पंचमूल है। और ये वात कफ नाशक है, और रेचक है, मध्यम पंचमूल, ठीक है ना। तो ये सारी बीमारी का, और ये अध्याय आज का पूरा हो चुका है इस तरह।
इस तरह से हमारा जो है ये वाला चैप्टर भी अब हो जाता है समाप्त। लगभग 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 क्या पूरा समाप्ति है, कोई बचा हुआ दिखेगा और मैं किसी किताबों में देखूंगा तो मैं जरूर आपको बता दूंगा इसका बारे में। अब आपकी बारी है, आपके कोई सवाल हैं तो आप ले सकते हैं। भैया नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। जी, मैं ये पूछ रहा था कि त्रिफला में जो तीनों चीजों का क्या भाग रहेगा? हाँ, 1 2 4। एक दो चार। अपने जैसे के लिए 1 2 4। अच्छा, एक एक भाग जो रहेगा वो हर बहेड़ा और आंवला। हरड़ बहेड़ा और बहेड़ा। आंवला 1 2 4। तो इसमें जो अपने को इसका वजन करना है वो बीज निकाल के करना है, बीज सहित करना है? बीज निकाल कर शुद्ध करने के बाद कंप्लीट। और ये आंवला जो है अपना, ये सूखा यूज करना है या गीला जो ताजा सूखा आता है उसको? सूखा सूखा सू, सूखा। पाउडर के लिए तो सूखा ही आएगा। जी, सुखा के यूज करना है। हाँ जी, हाँ जी। हरड़ बहेड़ा आंवला बीज निकाल कर संभाग रखना है। वन एक दो चार, ठीक है। 1 2 4। 1 2 4 अच्छा है। संभाग उनके लिए अच्छा है जिनका रेडिएशन की शिकायत, जैसे कहीं परमाणु बम फट गया है, उस जगह के लिए अच्छा है। अच्छा, इस हाँ। इसको इसको लेने का कैसा रहेंगे भैया? लेने का एक आधे से पौना चम्मच ले लीजिए। आधे चम्मच बहुत है। एक सुबह, एक डोज सुबह हो जाएगी, एक डोज शाम को हो सकती है, रात को सोते समय। तो सुबह उठते ही लेना है या कुछ चाय नाश्ते के हाँ, बाद? उठते ले सकते हैं। और शाम को, रात को सोते समय ले सकते हैं, आखिरी वस्तु के रूप में। जी जी जी। ये त्रिदोष नाशक है। 1 2 4 लेने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि आंवले की मात्रा हमें ज्यादा चाहिए। जी। नहीं सर तो मैंने उल्टी 1 2 3 के हिसाब से बना रखा है। 1 2 4 इसलिए मैंने बोला है, उसमें आंवला ज्यादा हो जाएगा तो वो बच्चों के भी काम आ जाएगा, है ना। ओके। जी जी सर। इसीलिए जनरल उपयोग हो जाता है। 1 2 3 ठीक है, अच्छा है। उसमें संशय का विषय नहीं है। आंवला ज्यादा, आंवला उसमें एक एक भाग और मिला दीजिए, बात वही ओके। है। ठीक है और सर। क्या, तो बन जाएगा। जी। वेरी सिंपल। ये पंचकोल और तृणकोल और ये सारे जो है ना, ये भी आपको बनाने आगे सारी चीजें हैं। नहीं है तो इनकी विधियां मैं धीरे धीरे करके सब सिखा दूंगा सब। ये कैंसर जैसी चीजों में ये सब पंचकोण षटकोण ये साले सभी चीजें सारे के सारे काम में आने वाले हैं। आजकल ये सर भी बहुत बीमारियां बढ़ रही हैं। मुझे लगता था दशमूल में चिरायता भी डालते हैं। हाँ, चिरायता डाल सकते हैं उसमें। अच्छा। हाँ, चिरायता डाल सकते हैं। चिरायता गर्म ज्यादा है ना, इतनी जी जी गर्मी। गर्म होता है वो। ऑलरेडी ऑलरेडी 10 मूल ज्यादा गर्म है, तो ऐसे रिस्की वाले मैटर नहीं लेने चाहिए जिसमें नुकसान होने का चांस ज्यादा, फायदा कम। जी। तो फायदा और नफा नुकसान अपने आधार पे, अपनी मान लो पित्त प्रकृति है किसी की घर के अंदर और हमने दे दिया तो फिर तो उसको नुकसान करेगा। हाँ, कब प्रकृति है और कब बढ़ा हुआ है, तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चिरायता और काल में एक भी तो एक ही होता है सर, या अलग अलग है? नहीं, अलग अलग है दोनों। अच्छा अलग अलग है। जनरली लोग यही बोल देते हैं, अच्छा ठीक है काल मेघ नहीं मिल रहा, चिरायता डाल लो। चिरायता नहीं मिल रहा, काल मेघ यूज कर लो। ये प्यूरिफिकेशन करते हैं बॉडी की। काल मेघ तो करता वो भी यही है, लेकिन दोनों में फर्क तो है।
नहीं मिलने पर डाल भी लेते हैं, जी जी। करेगा काम तो, वो मजबूरी वाली बात है। करें समापन? जी सर। भैया इसको जो लेंगे त्रिफला को, ये पानी से लेना है, नॉर्मल पानी से या गर्म पानी से या और किसी चीज से ले सकते? गुनगुने पानी से लेने में, निगलने में आसानी हो जाती है, इसलिए जनरली लोग डाल लेते हैं जो गुनगुना पानी से। अच्छा अच्छा। और इसके अतिरिक्त और किसी चीज से नहीं ले नॉर्मल पानी से किसी को, जैसे किसी को गले में फंसता है, थोड़ा सकते? सा गर्म कर लो पानी, इजीली साफ हो जाता है। जी नहीं तो ठंडे पानी से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत जी। अपनी अपनी सुविधा है। कुछ लोग तो मक्खन के साथ मिला करके रात को सोते समय ले लेते हैं, मजेदार बना करके, और भी। हाँ, अपनी अपनी चॉइस है, इसकी पावर बढ़ा के ले सकते हैं जैसे जैसे। अच्छा कुछ लोग शहद के साथ ले लेते हैं, कुछ लोग दूध के साथ ले लेते हैं, दूध के साथ भी चलेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, त्रिदोष नाशक है तो सभी साथ मतलब नॉर्मली ले सकते हैं उसको अपने साथ। हाँ, दूध के साथ बढ़िया है। अच्छा। दूध के होने वाले नुकसानों को कम करेगा। अच्छा। दूध के होने वाले आजकल इंजेक्शन वाले आ रहे हैं ना। हाँ हाँ, सही बात है। वो तो फिर उसके लिए अपने को और कुछ सोचना पड़ेगा इंजेक्शन के बिना।